मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शुरुआत में बस बिजली कटी, फिर पूरा का पूरा पावर ग्रिड ठप पड़ गया। जो कर्मचारी बिजली ठीक करने बाहर गए थे वो वहीं जिंदा बर्फ में जम गए। देखते ही देखते पूरी की पूरी मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई। एक भयानक जानलेवा शीत लहर ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोगों के मजबूत से मजबूत घर भी इस तबाही से उन्हें बचा नहीं सके। उस दिन सुबह सुबह मुझे मेरी चचेरी बहन का फोन आया। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं एक पल के लिए सहम गया। मुझे लगा शायद घर पर कुछ बुरा हुआ है। उसने हाँफते हुए कहा, राष्ट्रीय जलवायु केंद्र की ताजा रिपोर्ट आई है। इतिहास का सबसे भयंकर महाहिम युग आने वाला है। कई देश तो अभी से इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसकी पहली निशानी है अचानक से मौसम का बहुत गर्म होना और उसके ठीक बाद एक ऐसी ध्रुवीय ठंड आएगी जो सब कुछ जमा देगी। अगले एक महीने में पूरी दुनिया का तापमान भयानक रूप से गिरने वाला है। यह दुनिया का अंत है। मैं हैरान रह गया। वो मौसम विभाग में ही काम करती थी, इसीलिए उसकी बातों को मजाक समझना मेरी सबसे बड़ी भूल होती। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। हमने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तुम भी जल्दी से तैयारी करो। और हाँ, ये बात चाचा जी को भी। तभी अचानक फोन कट गया। किसी ने उसका फोन काट दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं घर से नीचे उतरा तो मौसम सच में बहुत अजीब था। अक्टूबर का महीना था, लेकिन धूप इतनी तेज चुभ रही थी कि मन कर रहा था हाफ टी शर्ट पहन लूं। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे अपनी बहन की वो खौफनाक चेतावनी याद आई। सावधानी में ही समझदारी है। ये सोचकर मैंने तुरंत घर पर कॉल किया, लेकिन उन्हें समझाने का वक्त नहीं था। मैं सीधा थोक बाजार की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मैंने भारी मात्रा में हीटिंग पैड और सबसे मोटे विंटर जैकेट खरीदे। वहां मौजूद हर कोई मुझे किसी पागल की तरह देख रहा था। 10 मिनट बाद मैंने अपने परिवार को फोन पर पूरी बात समझाई। हालांकि उन्हें मेरी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने पागलों की तरह वो सारा सामान खरीदा जो उस वक्त बिल्कुल गैर जरूरी लग रहा था। साथ ही मैंने अपने विला के नीचे बने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट को एक बंकर में बदलने का काम शुरू करवा दिया। मैंने इंटरनेट पर इस अजीब मौसम को लेकर एक चेतावनी भरी पोस्ट भी लिखी। ज्यादातर लोगों ने भद्दे कमेंट्स किए और मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन यूजियान नाम के एक यूजर का कमेंट देखकर मैं चौंक गया। उसने मौसम का बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। उसने लिखा था, बेसमेंट या किसी छोटी जगह में छिप जाओ। अंदर और बाहर दोनों तरफ इंसुलेशन लगाओ। जनरेटर और पर्याप्त ईंधन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कांच की खिड़कियां तुम्हें ठंड से नहीं बचा पाएंगी, इसीलिए छोटी और बंद जगह ही सबसे सुरक्षित है। उसकी सलाह किसी एक्सपर्ट जैसी थी। बिना एक पल की देरी किए मैंने एक रेनोवेशन कंपनी को बुलाया। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि काम जल्दी और एकदम बेहतरीन होना चाहिए। मेरा विला खाली था, इसलिए काम भी तेजी से निपट गया। मैंने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए और इतना राशन ऑर्डर किया जो सालों तक खराब न हो। सच कहूं तो मैंने पास का पूरा सुपरमार्केट ही खाली कर दिया था। जब सारा सामान आ गया तो मैंने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली है तो हमें साथ रहना चाहिए। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब उन्होंने गोदाम भर के राशन और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल देखे तो उनके होश उड़ गए। मैंने उन्हें आराम से बिठाकर आने वाले खतरे के बारे में बताया। आखिरकार वे मेरी बात मान गए। मेरे पिता बाहर गए और कुछ और खाने पीने का सामान ले आए। यहाँ तक कि वो ताश और कैरम भी ले आए ताकि हमारा वक्त कट सके। हम सब मिलकर आने वाले उस खौफनाक वक्त की तैयारी करने लगे। फिर एक सुबह आसमान का रंग अजीब सा होने लगा। थोड़ी ही देर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई और देखते ही देखते उसने एक भयंकर बर्फीले तूफान का रूप ले लिया। मेरे माता पिता खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। हम सब अपने अपने कमरों में दुबक गए। रात को सोने से पहले मैंने बाहर देखा। आसमान का रंग अब लाल और खौफनाक हो चुका था। हालांकि हमारे घर के अंदर हीटर चल रहे थे, इसीलिए सब कुछ गर्म और सुरक्षित था। लेकिन इंटरनेट से पता चला कि देश में इतिहास की सबसे बड़ी बर्फबारी हो रही थी। 4 दिन तक लगातार बर्फ गिरती रही। 5वें दिन जाकर वो तूफान थमा, लेकिन बाहर अगले 14 दिनों तक आसमान का रंग गहरा खून जैसा लाल रहा।
सूरज की तो जैसे मौत हो चुकी थी, एक किरण तक नहीं दिखी और तापमान वो तो बस गिरता ही जा रहा था। एक हफ्ता और गुजर गया। न्यूज में आ रहा था कि कई इमारतें इस जमती हुई ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाईं, उनकी हीटिंग फेल हो चुकी थी। मेरे पड़ोस में कई लोग अपनी गाड़ियां निकालकर रेफ्यूजी कैंप की तरफ भागने लगे थे। तभी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चमका, क्या किसी के पास बुखार की दवा है? मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे थोड़ी दया आ गई। मैंने उसे पर्सनल मैसेज किया और अपने दरवाजे से उसे कुछ दवाइयां दे दी। दवा लेने एक आदमी आया, उसने मेरे हाथ से दवा झपटी और बिना एक थैंक यू कहे मुंह फेर कर चला गया। कुछ घंटों बाद जब उसके बच्चे का बुखार उतरा तो उसने एक रूखा सा मैसेज भेजकर एहसान चुका दिया। 1 महीने के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। बाहर का तापमान अब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इस ठंड में बाहर कदम रखने का मतलब था कुछ ही मिनटों में मौत, और कुछ ही दिनों में तापमान गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तभी उसी आदमी का फिर से मैसेज आया जिसे मैंने दवा दी थी। भाई, हमारी मदद करो, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, प्लीज। मेरी माँ का दिल पसीज गया। वो मदद करने उठ ही रही थी कि मेरे पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बहुत सख्त आवाज में कहा, दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम अपनी जान गंवा बैठेंगे। अगर बाहर किसी को भनक भी लग गई कि हमारे पास इतना खाना है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया, पिताजी 100% सही कह रहे थे। आधा महीना और बीत गया। अब बाहर का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा चुका था। लोग भूख से पागल हो रहे थे। सोसाइटी के ग्रुप में रोज मौतों की खबरें आती थीं, पर अब कोई रोने वाला नहीं बचा था। इंसानियत तब पूरी तरह मर गई जब भूख से तड़पते लोगों ने दूसरों के घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। रात के सन्नाटे में अब बाहर से गोलियां चलने और चीखने की आवाजें आने लगी थीं। महज कुछ ही दिनों में दुनिया एक ऐसे खौफनाक जंगल में बदल गई थी जहां कोई कानून, कोई नियम नहीं बचा था। सिर्फ एक ही नियम था, जिंदा बचो। लेकिन मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखा। भीड़ का नेतृत्व वो ही आदमी कर रहा था जिसकी मैंने दवा देकर मदद की थी। उसी ने पूरी भीड़ को मेरे विला की तरफ उकसाया था। उसी ने सबको बताया था कि मेरे पास खाना है। इंसान सच में कितने गिर सकते हैं। मैंने बिना 1 सेकंड की देरी किए अपने माता पिता से कहा, हमें अभी इसी वक्त अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाना होगा। ऊपर जो खाना रखा है उसे लूटने दो इन्हें। हम तेजी से अपने सुरक्षित बंकर में उतरे। मैंने एक के बाद एक सुरक्षा के तीनों भारी स्टील के दरवाजे बंद किए और उन्हें लॉक कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से कहा, फिक्र मत कीजिए, इन दरवाजों को अब बम भी नहीं उड़ा सकते। बेसमेंट के अंदर का माहौल एकदम अलग था, बिल्कुल शांत और गर्म। सबसे नीचे की तीसरी मंजिल में हमारा एक पूरा घर बसा हुआ था, जिसमें बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम और एक शानदार किचन था। मैंने सुकून से बैठकर अपना सीसीटीवी मॉनिटर चालू किया। कैमरे में दिख रहा था हथौड़े और कुल्हाड़ियां लिए पागलों की वह भीड़ हमारे विला की पहली मंजिल में घुस चुकी थी। वे लोग पागलों की तरह उसी खाने पर झपट रहे थे जो मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ दिया था। और वो आदमी जिस बच्चे की मैंने जान बचाई थी वो भी वहीं था। वो मेरे छोड़े हुए खाने को चुराकर अपने कपड़ों में छिपा रहा था। तभी उस आदमी ने सीना तान कर पूरी भीड़ से चिल्लाकर कहा, सुनो, इस घर के सारे खाने पर मेरा हक है। 60% मैं लूंगा, बाकी का तुम लोग आपस में बांट लो। यह सुनते ही भीड़ का खून खौल उठा। भूख से पागल हुए लोग उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसे खाने का एक दाना तक नहीं मिला और वो मार खाकर वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मैंने स्क्रीन पर उस खौफनाक मंजर को देखते हुए